देवभूमि के नाम से विख्यात उत्तराखंड में आपको कई पवित्र स्थल मिलेंगे। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने भगवान के दर्शन करने आते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस पवित्र भूमि पर भारत की सबसे भूतिया जगह भी स्थित है। ये स्थान चंपावत जिले के लोहा घाट में है। यहीं एक मुक्ति कोठी के नाम से एक भूतिया इमारत है, जिसके आसपास के इलाके को भारत में सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। आसपास रहने वाले लोगों की माने तो अक्सर यहाँ से कई अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। इसी वजह से कोई भी स्थानीय व्यक्ति मुक्ति कोठरी के आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता। पिछले कुछ सालों के दौरान इस जगह पर कई रहस्यमय घटनाएं हुई। यकीन मानिए, मुक्ति कोठरी की इस कहानी को जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शुरुआती दौर के इस बंगले में एक ब्रिटिश परिवार रहा करता था। बाद में उस ब्रिटिश परिवार ने इस बंगले को हॉस्पिटल बनाने के लिए दान कर दिया। ये बंगला हॉस्पिटल बनने के बाद काफ़ी लोकप्रिय हुआ। कई लोग यहाँ इलाज कराने आया करते थे, पर अचानक एक नए डॉक्टर के आते ही सब कुछ बदल गया। ये डॉक्टर मरीज को देखने के बाद उनकी मौत से पहले ही उनके मरने का दावा कर देता। गौरतलब बात थी, मरीज की मौत भी उसी समय उसी दिन होती जिस वक्त के बारे में वो डॉक्टर भविष्यवाणी करता था। स्थानीय लोगों की माने तो डॉक्टर मरीजों को एक गुप्त कमरे में ले जाकर खुद ही मार देता, ताकि उसकी भविष्यवाणी गलत साबित ना हो। तभी से ये कहा जाता है कि जिन मरीजों की हत्या उस डॉक्टर ने अपनी भविष्यवाणी सही साबित करने के लिए की थी, उनकी आत्माएं आज भी मुक्ति कोठरी में भटक रही हैं। इसी वजह से आज भी कोई व्यक्ति उस जगह के आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता। उत्तराखंड में घूमने आए प्रवीण, श्वेता, दिनेश और काव्या अभी एक ही होटल के एक ही कमरे में बैठे कहीं और जगह जाने की प्लानिंग कर रहे थे कि तभी प्रवीण ने सबकी तरफ देखते हुए बोला, अच्छा सुनो, यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसे लोग भूतिया कहते हैं। मतलब कोई मुक्ति कोठरी है। अगर तुम सब कहो तो वहाँ चले घूमने। प्रवीण की ये बात सुनकर दिनेश हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तभी चलते हैं। वे वहाँ काफ़ी देर उस कमरे में बैठे इसी बारे में बात करते करते और फिर थोड़ी ही देर बाद उन्होंने खाने का ऑर्डर दिया और खाना पीना करके सब सोने चले गए। सुबह जल्दी उठकर चारों ने मुक्ति कोठरी जाने की सारी तैयारियां कर ली थीं। सुबह 9 बजे अपनी गाड़ी में वो चारों मुक्ति कोठरी की ओर निकल पड़े। अपनी गाड़ी में सवार वो चारों हंसी मजाक करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़े जा रहे थे कि तभी ड्राइव कर रहे प्रवीण ने बोला, मैं हमेशा से किसी हॉन्टेड जगह का एक्सपीरियंस करना चाहता था। अब फाइनली हम पहुंचने वाले हैं। हर चीज़ को जानने की जिज्ञासा इंसान में होती है, लेकिन अगर वो हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो कुछ ऐसे रास्तों पर ले जाती है जिनके बारे में हमने सोचा तक नहीं होता। तकरीबन 1 घंटे के बाद उन्होंने आधा रास्ता तय कर लिया था। सड़क पर तेज़ रफ्तार से दौड़ती हुई उनकी गाड़ी एक ढाबे के सामने रुकी। सुबह जल्दबाजी में चारों ने कुछ खाया भी नहीं था। क्यों ना कुछ खाया जाए, यही सोचकर चारों गाड़ी से उतरकर ढाबे के अंदर बढ़े। अंदर जाकर उन्होंने देखा तो कुछ 2-4 ड्राइवर चाय पी रहे थे। इस सड़क से ज़्यादा गाड़ियों का आना जाना नहीं था, इसी कारण इस ढाबे पर ज़्यादा लोग भी नहीं थे। कोने में लगी टेबल पर चारों बैठे और दिनेश उठकर खाने का ऑर्डर देने गया तो देखा उस ढाबे के काउंटर पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। दिनेश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बाबा खाने में क्या मिलेगा?
उस आदमी का बताना था कि अभी तो बस दाल चावल ही मिलेगा। 4 प्लेट बोलकर दिनेश वापस चला गया। चारों को बैठे अभी 5 या 10 मिनट ही हुए होंगे कि प्रवीण बार बार अपने सामने रखे चेयर की तरफ देखे जा रहा था, क्योंकि उस चेयर पर बैठा एक आदमी बिना पलक झपकाए लगातार उन्हें घूरे जा रहा था। कि तभी प्रवीण हल्का सा दिनेश की तरफ झुका और बोला, भाई, जब से हम यहाँ बैठे हैं ना, वो आदमी हमें ही घूरता जा रहा है। दिनेश ने पलटकर पीछे देखा तो उस आदमी ने एकदम से मुंह दूसरी ओर मोड़ लिया। तब तक उनके टेबल पर खाना भी आ चुका था। खाना खाकर वो चारों ढाबे से बाहर अपनी गाड़ी की ओर जा ही रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक आदमी उनकी गाड़ी के पास खड़ा है और उनके आने का ही इंतज़ार कर रहा था। प्रवीण ने थोड़ा गुस्से से गाड़ी की तरफ आगे बढ़ते हुए कहा, क्या प्रॉब्लम है आपकी? पहले आप हमें घूर रहे थे और अब आप हमारी गाड़ी के पास ही आ गए। हटिए यहाँ से। उस आदमी ने वहाँ से हटते हुए एक अजीब मुस्कुराहट के साथ प्रवीण की तरफ देखा और बोला, बाबू साहब, जहाँ आप लोग जा रहे हो वहाँ से आज तक कोई वापस लौट कर नहीं आया। अच्छा होगा कि आप यहाँ से वापस चले जाएं। तभी दिनेश बोला, क्यों चाचा, वहाँ से भूत आने नहीं देते होंगे। वैसे हमारी चिंता आप ना करें, रास्ता छोड़िए, चलिए चले, जाने दीजिए हमें। और फिर वो चारों उसकी बातों को अनसुना कर अपनी गाड़ी में बैठकर चल दिए। तकरीबन 1 घंटा आगे जाने के बाद वो लोग एक लकड़ी के गेट पर बने क्रॉस वाले दरवाजे के पास रुके, जिसे कांटेदार तारों से बांधा गया था। वो चारों गाड़ी से उतरकर गेट खोलने की कोशिश करने लगे कि तभी प्रवीण ने उस गेट से हटकर दूसरी तरफ एक रास्ता देख लिया, जहाँ से चढ़कर उस पार जाना संभव था। तभी दिनेश ने कहा, इससे आगे गाड़ी तो जाएगी नहीं, क्यों ना हम सामान लेकर गेट पर चढ़कर अंदर चलें। उन्होंने ऐसा ही किया। काव्या को वो जगह काफ़ी डरावनी और भयानक लग रही थी। काव्या ने दिनेश का हाथ पकड़ते हुए कहा, उस आदमी ने जो कहा था, कहीं वो बात सच हुई तो? ये जगह सचमुच में बहुत डरावनी लग रही है। तभी प्रवीण ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें देखकर तो भूत भी भाग जाएगा। काव्या, तुम क्यों डर रही हो? धीरे धीरे वो चारों उस कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने लगे। ये पूरा इलाका घने पेड़ों से घिरा हुआ था। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक बिल्डिंग दिखी, जो दूर से देखने पर काफ़ी बड़ी लग रही थी। उन्होंने पास जाकर देखा तो वो एक चर्च था, जो काफ़ी सालों से ना खुलने के कारण खंडहर हो चुका था। बहुत अजीब बात थी कि उस चर्च पर लगा क्रॉस उल्टा था, जिस पर उन चारों का ध्यान अभी गया ही नहीं था, और चर्च के मेन दरवाजे को भी बड़ी लकड़ियों से कीले लगाकर बंद कर दिया गया था। ये सारी बातें उन चारों के दिमाग में भी घूम रही थीं, क्योंकि यहाँ की चीज़ें बहुत ही अलग थीं। प्रवीण ने अंदर की ओर खिड़की से झांक कर देखा तो अंदर का सामान टूटा फूटा पड़ा था। दिनेश अंदर की तरफ बढ़ा कि तभी चिल्लाता हुआ बोला, प्रवीण, ये देख, क्या है? यहाँ दौड़ते हुए जब वो तीनों वहाँ पहुँचे तो वो भी सामने का नज़ारा देखकर दंग थे, क्योंकि चर्च के बिल्कुल पास बहुत सी कब्रें बनी हुई थीं, जो काफ़ी पुरानी और टूटी फूटी थीं। ये सब कुछ देखकर वो चारों इतना तो समझ चुके थे कि यहाँ बहुत समय से कोई इंसान तो नहीं आया। अभी वो थोड़ा और आगे गए ही थे कि उनके सामने एक और गेट था,
जिसको भी कांटेदार तारों से बंद किया गया था। पर ये गेट पहले वाले गेट से बिल्कुल अलग था। इसको इतनी बुरी तरह बंद किया गया था कि मानो कोई छोटा जानवर तक अंदर ना जा सके। इंसान के दिमाग में हर चीज़ के रहस्य को जानने की इच्छा होती है, पर किसी रहस्य को छुपाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाए तो रहस्य जानने की इच्छा और भी बढ़ जाती है। और अभी उन चारों के साथ ऐसा ही हो रहा था। प्रवीण थोड़ा आगे बढ़ते हुए उस गेट को खोलने की कोशिश करने ही वाला था कि तभी पीछे से एक कड़कती आवाज़ में किसी ने कहा, अरे ओ बाबू साहब, ये गलती मत करना। एक बार अगर तुम चले गए तो कभी बाहर नहीं आ पाओगे। ये कहता हुआ वो आदमी पीछे की तरफ मुड़ा और थोड़ा आगे जाकर मुस्कुराते हुए फिर बोला, एक बार फिर बता रहा हूँ, अभी भी वक्त है। जहाँ से आए हो वहीं वापस लौट जाओ। ये कहकर वो आदमी तेज़ी से वहीं पीछे चला गया जहाँ से अभी वो चारों आए थे। देखो कितना डर है इस जगह का। अब तो अंदर जाकर देखना ही पड़ेगा कि आखिर ऐसा है क्या यहाँ। फिर प्रवीण ने गेट पर लगी तार को निकाला और चारों गेट के अंदर चले गए। और अंदर जाते ही उन चारों को एक मनहूसियत का एहसास होने लगा था। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए थोड़ी ही दूरी पर उन चारों को एक और इमारत दिखाई दी, जिसे देखते हुए प्रवीण ने कहा, अरे देखो, शायद यही है वो मुक्ति कोठरी। कितनी भयानक जगह है। उस इमारत को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो उस इलाके की सबसे पुरानी इमारत थी, क्योंकि उसकी दीवार पर घास उगी हुई थी। हर तरफ बहुत हल्की सी रोशनी से देखते हुए वो चारों उस इमारत के मेन दरवाजे की ओर पहुंचने ही वाले थे कि उन्हें एक आवाज़ साफ साफ सुनाई दी, बाबू साहब, अरे ओ बाबू साहब, बाबू साहब। ये आवाज़ उस इमारत के ठीक दाईं तरफ की पहाड़ी से आ रही थी, जहाँ से एक आदमी खड़ा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए आवाज़ दे रहा था, बाबू साहब, अंदर मत जाना। जितनी जल्दी हो सके भागो यहाँ से। और एक बार फिर उस आदमी की बात को अनसुना करके वो चारों मुक्ति कोठरी के मेन गेट को खोलकर अंदर चले गए। अंदर जाते ही उन्हें अंदर का नज़ारा देखकर समझ आ चुका था कि आखिर क्यों लोग वहाँ जाने से इतना डरते थे। मेन दरवाजे के खुलते ही एक बहुत बड़ा गलियारा कम रोशनी में ऐसा लग रहा था कि मानो ये सीधा नर्क ले जा रहा हो। गलियारे की फर्श पर टूटी फूटी और उल्टी पड़ी कुर्सियाँ उस कम रोशनी में ऐसी लग रही थी कि मानो कई इंसानों के हाथ पैर काटकर उन्हें फर्श पर लिटा दिया हो। ये भयानक नज़ारा वो चारों अभी देख ही रहे थे कि तभी एक ज़ोर की आवाज़ के साथ मेन गेट अपने आप बंद हुआ। दरवाजे के बंद होते ही चारों पीछे मुड़कर देखने लगे और उनके दिमाग में उन आदमियों की वही चेतावनियाँ घूम रही थीं जो वो बार बार अनसुना कर रहे थे। चारों दरवाजे की तरफ जाकर दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से मारकर खोलने की कोशिश कर रहे थे। दरवाज़ा मानो बिल्कुल जाम हो चुका था। प्रवीण चिल्लाकर खिड़की के बाहर आवाज़ लगाने लगा, दरवाज़ा खोलो, कोई है? दरवाज़ा खोलो। पर उस पूरी इमारत में प्रवीण की गूंजती आवाज़ के अलावा कोई आवाज़ तक नहीं थी। श्वेता और काव्या की तो डर के मारे आवाज़ तक जा चुकी थी। सभी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे कि तभी उस गलियारे से एक आवाज़ हुई। चारों उस आवाज़ को
ध्यान से सुनने लगे, जिससे ऐसा लग रहा था मानो कोई अपने हाथों के सहारे ज़मीन पर घिसता हुआ उनकी ओर बढ़ रहा था। ये सुनकर उन चारों के हाथ पैर कांपने लगे और चारों को यहाँ आने का बुरी तरह पछतावा हो रहा था कि तभी उस गलियारे से एक और आवाज़ आई और अब ये आवाज़ किसी के चलने की थी। ये आवाज़ ज़्यादा बढ़ने लगी और इसी के साथ फर्श पर घिसने की आवाज़ भी तेज़ होती गई। प्रवीण, दिनेश, काव्या, श्वेता डर से एक दूसरे को पकड़े हुए एकदम उसी तरफ देख रहे थे कि तभी अंधेरे में एकदम से एक आदमी हाथ के सहारे अपने शरीर को घसीटता हुआ खून से लथपथ बाहर आया और बोला, बाबू साहब, बोला था ना कि अंदर मत आना। और दूसरे ही पल उस अंधेरे में चलते हुए उस आदमी तक कोई आया और आदमी को घसीटते हुए उसी गलियारे में लेकर गया। ये देखकर उन चारों की रूह तक कांप गई और डर के वो चारों वहीं बैठ गए। चारों फिर से दरवाजे को खोलने में लग गए। उन्होंने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। प्रवीण के चिल्लाने की आवाज़ अभी बंद ही हुई थी कि तभी कोने के गलियारे से एक आवाज़ आई, आवाज मत करना, आ जाएगा। ये सुनते ही वो चारों तरफ देखने लगे। तभी एक आवाज़ आई, जल्दी इस तरफ आ जाओ। ये आवाज़ सुनकर वो चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हमारी तरह यहाँ और कोई भी फंस गया होगा, ये सोचते हुए उन्होंने अंदर खिड़की से झांक कर देखा तो काले अंधेरे में यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी फिर से आवाज़ आई, जल्दी अंदर आ जाओ, वो आ रहा है। ये बोलते ही पूरी इमारत चीखों से गूंज उठी। डर से वो चारों उस कमरे में घुसे और अंधेरे में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चुपचाप बैठ गए कि तभी उनके ठीक कानों के पास एक आवाज़ आई, जब तक मैं ना कहूँ बिल्कुल चुपचाप रहना, और जब मैं कहूँ भागो तो सीधा दरवाजे के बाहर भाग जाना, और याद रहे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। ये आवाज़ बंद होने के साथ ही एक अजीब सी रोशनी उस कमरे के बाहर गलियारे में हुई और किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। वो चारों उस कमरे से बाहर देखते रहे कि तभी गलियारे से एक खून से लथपथ लंबे सफ़ेद कोट में और हाथ में एक औजार लिए एक डॉक्टर जैसा दिखने वाला आदमी उस कमरे के दरवाजे तक आया और मेन दरवाजे की तरफ चला गया। मेन दरवाज़ा खुलने की आवाज़ हुई और दर्द से कराहते हुए एक और आदमी की आवाज़ आने लगी। दर्द से कराहते हुए उस आदमी को पैरों से घसीटते हुए डॉक्टर की तरह दिखने वाला आदमी वापस अंदर गलियारे की तरफ लाया। एक बार फिर कमरे के सामने रुका तो उन चारों ने देखा उस आदमी की आंखों को पूरी तरह से निकाल दिया गया था। हाथ पैरों को काटकर मानो इतना तड़पाया जा रहा था कि इंसान के तड़पने की हद ख़त्म हो जाए। ये देखकर उन चारों की आंखें बंद हो गईं और वो डॉक्टर उसे घसीटता हुआ उस गलियारे की तरफ चला जा रहा था। और एक बार फिर बहुत से लोगों के चीखने की आवाज़ों से मुक्ति कोठरी गूंज उठी और एक बार फिर उनके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, भागो, जितना भाग सकते हो भागो। सुनते ही वो चारों कमरे से निकलकर मेन दरवाजे की ओर भागे। सामने देखा तो दरवाज़ा खुल चुका था। मुक्ति कोठरी से
निकलकर वो चारों दरवाजे की ओर भागे कि तभी उन्हें एक जानी पहचानी आवाज़ ने पुकारा और झटके से उन चारों ने पलटकर देखा तो ये वही 3 आदमी थे जो रास्ते में बार बार उन्हें चेतावनियाँ दे रहे थे। प्रवीण, श्वेता और काव्या के पीछे देखते ही उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बोला था ना, पीछे मुड़ के मत देखना। आज इस बात को 30 साल हो चुके हैं। कहते हैं कि उस दिन के बाद प्रवीण खुद में ही बड़बड़ाता रहता था। कुछ पूछने पर बस इतना कहता था, कुछ भी हो जाए पीछे मुड़ के मत देखना। और 2004 में उन चारों की अचानक रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। इसी तरह की और भी रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल जहानवी स्टोरी बॉक्स को सब्सक्राइब करें।